काफ़ी जल्दी इनका इम्पैक्ट आएगा। और साथ में अगर हम तीसरा चीज़ देखें कि सोशल की जो सेक्टर के ऊपर हम बात करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर, इनमें कितना खर्च हो सकता है, तो इन दोनों सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स के, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट होने के हमें रुख दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हम स्किलिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारा ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने उभर के आ रहे हैं जी। एंड साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि इंडिया के जो बजट है, वो बजट अभी ये जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट है, ये बजट ही प्रस्तुत करता है फाइनेंशियल एलोकेशन स्टेट्स को, जो अभी कुछ ही महीनों में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अपना बजट प्रस्तुत करेंगे, उनके लिए बन जाता है एक एलोकेशन पैटर्न कि उससे वो लोग अपना दायरा अपना रुख तैयार कर सकते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कनेक्टिविटी रहता है, इस पर बहुत बड़ी लोगों का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज बजट प्रस्तुत करेंगी, उनके नंबर्स के हिसाब से ही सारे स्टेट्स में एक एक करके अपने बजट्स के रूपरेखा तैयार करेंगे और लोगों के जनमानस के लिए साधारणतः स्टेट गवर्नमेंट के बजट में क्या हो रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही अपने सारे कार्यक्रम में, अपने पॉसिबिलिटीज़ में, इनकम जनरेशन में, हर तरीके की चीज़ों में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन जाता है। सो इसलिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का ये जो दोनों बजट प्रक्रिया है, हम इन दोनों को एक साथ में देखना चाहिए। साथ में थर्ड पहलू है कि इसी बीच रिजर्व बैंक जो इसी हफ्ते में जाके अपना मॉनेटरी पॉलिसी का रुख जाहिर करेंगे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या एस्टिमेट रहता है। तो ये तीनों चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो बजट्स, ये तीनों को मिला के हम एक बजट प्रक्रिया को समझ सकते हैं, ताकि वो क्योंकि उससे पता चलता है कि देश के लोगों के लिए किस तरह का सिचुएशन बन सकता है। जी हाँ, और बड़ी बात यह है कि अगर सुबह से अभी तक के घटनाक्रम पर नज़र डालें, मैं प्रतिबिंब शर्मा और प्रीति हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, और बजट का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। और घटनाक्रम की बात करें तो वित्त मंत्री आज सुबह निकली, वित्त मंत्रालय पहुंची, वहां से उन्होंने अपना वो बजट का रेड कलर का बहुत ही अलग, बहुत ही विशेष जो है एक बजट पैकेट लिया, वहां से राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति ने भी उनको वहां पर दही शक्कर खिलाया। बिल्कुल, और दही शक्कर खाने के बाद संसद भवन परिसर पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, और जैसा हमने कहा कि तस्वीरों में भी हम देख रहे थे, वो लाल रंग के कवर में लिपटा हुआ टैबलेट, जिसमें से ठीक 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद देश के सामने पेश होगा आम बजट 2026-2027। सारी औपचारिकताएं फिलहाल पूरी हो गई हैं, और तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, राष्ट्रपति को कॉपी सौंपी गई है इस आम बजट की, और इसके बाद अब संसद भवन परिसर पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री। जी हाँ, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये देश के लिए बहुत ही विशेष अवसर है, और स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि रिकॉर्ड 9वीं बार वो आम बजट पेश करने वाली हैं 11 बजे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट लेकर पहुंची हैं संसद भवन, और कैबिनेट की विशेष बैठक चल रही है इस बजट को लेकर। वहां से मोहर लगेगी और उसके पश्चात लोकसभा के भीतर जाकर पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट 2026-27। प्रतिबिंब, इस बार देखिए तो एक और रिकॉर्ड है, 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट तो पेश कर ही नहीं है, रविवार का दिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार को बजट पेश हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आम जनता आज रविवार के दिन थोड़ा छुट्टी वाले मूड में होती है, इसलिए और ध्यान से आज बजट की बातों को सुन पाएगी, समझ पाएगी, देख पाएगी, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे कि 11 बजे जो पिटारा है, या जो कहें अब टैबलेट के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि डिजिटल भारत, एक विकसित भारत का स्वरूप बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में हमने बदलता देखा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि लोकसभा के सांसद हैं। जनार्दन जी,
बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ नरेश बंसल जी भी जुड़े हुए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियदर्शी दास एसोसिएट प्रोफेसर RIS हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया के। सिद्धार्थ जी आपका भी स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर रंजीत मेहता जो कि फेलो हैं IVLP, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर रंजीत मेहता, शुक्रिया आपका और स्वागत संसद टीवी में। जी हाँ, और जनार्दन जी बहुत ही विशेष अवसर है, वित्त मंत्री के तौर पर 9वां बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण, और जो मेरी सहयोगी प्रीति ने कहा कि एक इतिहास रचा जा रहा है, परंपरा को पीछे छोड़ते हुए रविवार को पहली बार बजट पेश किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट का पहले समय और तिथि परिवर्तित की, अब आज विशेष परिस्थिति में चूँकि आज के ही दिन 1 तारीख को ही बजट पेश होने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, इस वजह से आज रविवार होते हुए भी उस तिथि के अनुरूप बजट पेश किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज एक संदेश है कि कोई भी दिन अब अवकाश का दिन नहीं रहेगा है। हर व्यक्ति को देश का अपने लिए एक एक क्षण, एक एक पल, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, और इसी क्रम में आज ये बजट पेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है नरेश जी, प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है ना रुको, न ठहरो, ना आराम करो, और उसी का एक बेमिसाल ये उदाहरण है रविवार को देश का बजट पेश करना। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद पहली बार रविवार को बजट पेश हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बहुत से मिथकों को तोड़ा है। सबसे पहला मिथक तो यही तोड़ा गया था कि पहले ब्रिटिश संसद के हिसाब से बजट पेश होता था रात शाम को 5 बजे, क्योंकि वहाँ दिन के 11 तब बजते थे। 75 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बदला, और अब 1 फरवरी को हमारे हिसाब से 11 बजे बजट आता है। उसी में आज का ये रविवार का दिन भी है। देश की जनता इसको बड़े आराम के साथ देखेगी, समझेगी, परखेगी और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देगी। बिल्कुल। प्रियदर्शी दास, अगर मैं आपसे समझूं, क्योंकि बहुत सारे संकेत हमें मिले आर्थिक सर्वेक्षण से, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें बजट आने से पहले कही हैं, रिफॉर्म पर उन्होंने खासा जोर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पिछले कुछ सालों में चल गई है, हो सकता है उसे ही और गति दी जाए बजट के जरिए। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रीति जी, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 8 बजट्स, उसमें 2 चीजें खास करके उभर के आती है। एक है कि जो कंट्री का जो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, उसका जिक्र करना। दूसरा है कि जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है, उसमें उस प्लान को किस तरह एक रूपरेखा देना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया गया है। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी उसका इंडिकेशन हुआ है कि FDI को अट्रैक्ट करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए जो पुराने जो सारे रूल्स रेगुलेशन उसको रिपील करना, सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन, स्ट्रीमलाइनिंग, ये सब एरिया में काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ है, और इसको प्रॉपर तरीके से लोगों में और बिजनेस कम्युनिटी में कम्युनिकेट किया गया है। तो ये एक अच्छा डायरेक्शन हुआ है। जहाँ तक ईज ऑफ लिविंग और सोशल प्रोटेक्शन का बात है, उसमें सारे बजट में आप देखेंगे कि लोगों का, आम लोगों को जो जो सुविधाएं मिल सकती है, जो लाभार्थी है, जो अलग अलग प्रोग्राम है, उसमें उसका कवरेज बढ़ाना, उसको इफेक्टिव बनाना, ये सब चीज़ें, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस हो, बाकी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तो पूरी तरह से जो रिफॉर्म प्रोसेस का दो पहलू है, जिसमें हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं, देश का जो तीनों सेक्टर है जिसमें से हमारा सोर्सेस ऑफ ग्रोथ रहता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, उसमें कैसे बुनियादी ढांचे में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, कैपेक्स को बढ़ाना और वो सिंगल विंडो सिस्टम में काम करना,
ये सब जो प्रोसेस चल रहा है ये रिफॉर्म प्रोसेस का ही हिस्सा है, और उसमें हम अभी 1 घंटे में बिल्कुल उसी का एक सिंबलिक प्रेजेंटेशन देखेंगे जी। कि किस तरह वो पेश को और ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है जी इस हाँ, 1 बजट घंटे के बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिद्धार्थ, अगर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की, उसमें बेरोजगारी दर भी घटी है पिछले वित्त वर्ष में, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है सरकार का, उस पर निवेश किया जा रहा है, वो एक बड़ी वजह है जो रोजगार बढ़े हैं और बेरोजगारी दर कम हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार भी आवंटन बढ़ेगा, उस पर ज्यादा जोर रहेगा बजट में, माना जाए। जी बिल्कुल। यदि हम पिछले 6 वर्षों के बजट को देखें तो लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो रोड बनाने में या रेलवे में या अन्य क्षेत्रों में, उसमें वृद्धि होती जा रही है। और उम्मीद है कि इस साल भी उसी पथ पर हम चलेंगे और वृद्धि इस बार पुनः होगी। रोड बनाने के लिए, रेलवेज के लिए, वाटर रिसोर्सेज की तरफ में, तो इन सब एरियाज में काफी ध्यान रहेगा। ये 2 चीजों पे मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले वर्ष जो है सरकार ने पहले इनकम टैक्स में बचत दी, जिसके वजह से काफी कंजम्पशन डिमांड बढ़ा है। उसके अलावा जो है नवरात्र के समय में जीएसटी का भी रेट दर काटा गया और इससे भी कंजम्पशन का बूस्ट मिला है। और यदि आज जो आंकड़े आए हैं जीएसटी के वो देखें तो उसमें 6% से अधिक की वृद्धि है। ये दर्शाता है कि जो टैक्स की दरों में जो कमी हुई है उससे कंजम्पशन बढ़ा है और रेवेन्यू पर या टैक्स कलेक्शन पर उतना इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इंजन जो है चल पड़े हैं और कंजम्पशन से और डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से और इन्वेस्टमेंट होगा और आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र भी निवेश करना उम्मीद कर रहे हैं कि वो बड़े स्तर पे करेगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर रंजीत एफटीए हो रहे हैं, यूरोपीय संघ के साथ हुआ, ब्रिटेन के साथ हुआ, उस तरीके से विनिर्माण के क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि एमएसएमई के लिए भी कुछ राहत, कुछ छूट इस बार के बजट में संभव है। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता हमारे साथ फिलहाल प्रतिबिंब नहीं मौजूद है। नरेश जी और जनार्दन जी, आप दोनों से हम थोड़ा ज़्यादा बातें करेंगे अभी, क्योंकि आप लोग को फिर संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने में जाना है। नरेश जी, एक दौर को अगर हम समझें, देखें, वैश्विक माहौल को समझें, अनिश्चितताओं से भरा दौर है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बात करें तो मंदी की बात होती है, अनिश्चितताओं की बात होती है, जबकि भारत जो विजन लेकर चल रहा है वो रिफॉर्म्स का विजन लेकर चल रहा है और भारत में कहीं ना कहीं स्थिति स्थिर है और दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत आशा भरी नजर से देख रही है, बहुत कुछ सीख रही है, समझ रही है। तो ऐसे में बजट में इसका प्रतिबिंब दिखना या बजट में हम कहें पॉलिसी को लेकर खास तौर से अच्छे संकेत मिलना, इसकी कितनी उम्मीद? निश्चित रूप से, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य भी है कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, पूरा देश उसमें लगा है और प्रारंभ से ही अनेक प्रकार के रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, सरलीकरण, इजी डूइंग बिजनेस, यहाँ तक कि इजी लिविंग, इस सब पर फोकस किया जा रहा है। और इसमें भी चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व के अनिश्चितता के माहौल में भी स्थिरता के साथ, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, 7% के आसपास हमारा जीडीपी है, तो उसको निश्चित रूप से बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 2047 का विकसित राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो इसलिए जो हमको उससे लाभ मिला है, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप, स्टार्टअप, इन सब से जो लाभ मिला है, एमएसएमई को हमने बूस्ट किया है, उस पर, उस सेक्टर पर और अधिक फोकस इस बजट में होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र पर भी काफ़ी निवेश किया जा रहा है, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी पर। जनार्दन जी, क्या माना जाए, इसको और ज़्यादा विस्तार दिया जाएगा इस बजट में? निश्चित रूप से जिस तरह से एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हुए हैं और पहले तो हमारी अभी भी कोयले पर अधिक निर्भरता है, लेकिन उसके बावजूद भी नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इस पर जो जिस तरह से ध्यान दिया गया है और वितरण के मामले में जिस तरह से ध्यान फोकस किया गया है, उससे आज आप देखिए कि 24 घंटे बिजली, चाहे वो गांव हो, चाहे सड़क, चाहे शहर हो,
24 घंटे बिजली हर जगह उपलब्ध है। और ये सब कुछ बिना निवेश के संभव नहीं हो सकता था। आज कोयले की कोई कमी नहीं, हमारे पास लगभग 11 महीने के कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में विद्युत के क्षेत्र में जिस तरह का काम हुआ है और एक ग्रिड बना करके पूरे देश को एक साथ सप्लाई चेन में संबद्ध किया गया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और ये मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि आज हम गांव में छोटे अंदर चले जाइए, मैं तो रिमोट एरिया का से आता हूँ, वहाँ भी 24 घंटे बिजली गाँव में एक एक घाणी में उपलब्ध है, एक एक टोले में उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और सिद्धार्थ, एक चीज अगर हम समझे, ठीक है बजट से जो निकलेगा, लेकिन एक डिसिप्लिन की बात होती है। जब हम फिस्कल डेफिसिट वर्सेस ग्रोथ की बात करते हैं तो ये आज की बहस नहीं है, ये हमेशा चलती रही बहस है। लेकिन अब अगर हम भारत के थोड़े से हालिया अनुभव को देखें, समझे, तो क्या इस मामले में भारत परिपक्व होकर फैसले लेता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। हम अपने हित में जो निर्णय लेने हैं वो सारे निर्णय हम ले रहे हैं। और चाहे वो कहाँ से हम इंपोर्ट करें या किस तरीके से हम अपने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, वो बजट के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, जैसे बता रहे हैं कि सरलीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और यदि हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो एक बजट में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जो काफी चीजें जो कि अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसा कि हमने टाइमलाइन बताया कि सुबह वित्त मंत्रालय के लिए निकली, वहां से बजट लिया, बजट के बाद राष्ट्र एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल, जैसा प्रतिबिंब आप कह रहे हैं कि तेजी से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हर मंत्रालय, हर मंत्री और एक तरह से हर सेक्टर में कहूं अपने लिए उम्मीद लगाए बैठा है। बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप उन तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड बनने वाला है आज 11 बजे के बाद, लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और ये अपने आप में एक मैं कहूं गर्व से भरा पल भी होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सिर्फ विमेन लेड डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता, बल्कि उसे साकार करता है और साक्षात अपनाता है। जी हाँ। तो जब हम देखेंगे कि महिला राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब एक महिला वित्त मंत्री 9वीं बार इस देश में बजट पेश करेंगी, तो अपने आप में एक बेहद खुशनुमा पल होगा। और सबसे बड़ी बात है, किरण रिजिजू ने एक बहुत बड़ी बात कही है, पहले पूरे देश की निगाह रहती थी आम बजट पर, अब पूरे विश्व की निगाहें जो हैं भारत के बजट पर है कि भारत के बजट में क्या कुछ होता है। जिस तरीके से पूरे विश्व का अगुवा बनकर सामने आया है भारत। और हमारे साथ लगातार प्रियदर्शी भी जुड़ी हुई है। प्रियदर्शी, क्या पूरा विश्व देख रहा है भारत के बजट को? बिल्कुल देख रहा है, क्योंकि आप अभी अगर रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे भी बता रहे हैं, उससे पहले हम जो देशों का डेटा भी देखें, जो रेजिलियंस इंडियन इकोनॉमी ने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है डिस्पाइट ऑफ सेवरल जो टैरिफ का जो थ्रेट है और जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद जिस तरह का हमने ग्रोथ अचीव किए हैं, जिस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल अभी है, वो एक इंडिकेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी कितना इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। नॉट जस्ट कि एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, बट इसका इतने बड़े आबादी के साथ इकोनॉमी को मैनेज कैसे किए हैं इस तरह का जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में, तो जरूर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा इनका पॉलिसी मैनेजमेंट रहा है, क्रेडिबल रहा है, सो दैट कि ये रिजल्ट अचीव कर पाए। दूसरा ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट लीडरशिप में जो इंडिया और ग्लोबल साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन लीडरशिप को अभी देखा जा रहा है पिछले एक दशक से, तो वो भी एक एंगल पहलू डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया क्या कर रहा है। तो उससे हमको कोई लेसन मिल सकता है क्या, कोई हम उसको रेप्लिकेट करने का स्कोप मिल रहा है क्या। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, फील्ड है, डिजिटल इकोनॉमी हो, यूपीआई हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, सोशल सेक्टर में जो मुद्रा स्कीम का जो आउटरीच हो,
फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ये सारे फ्रंट में आप देखेंगे जो इंडिया का जो पिछले कई सालों से जो उपलब्धियां रहा है वो तो मॉडल बन के उभर रहा है। तो जो आप बोल रहे हैं उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, पक्का उसको देखेंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कमेंट्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच खत्म होगा। बिल्कुल, और ये वही दिलचस्प तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये हम एक तरह से कंपैरिजन भी देख पा रहे हैं और अलग अलग सालों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर रंजीत मेहता भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेहता, अगर उद्योग जगत की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करें तो उद्योग जगत की सबसे बड़ी ज़रूरत है नीति स्थिरता, पॉलिसी में स्टेबिलिटी हो, जिसकी उम्मीद हमेशा उद्योग जगत करता है। अब किस तरह के लॉन्ग टर्म इंडिकेशंस आपको लग रहा है कि इस साल बजट में मिल सकते हैं? और क्योंकि एक बड़ी चुनौती वैश्विक स्तर पर बनी हुई है और मंदी की जब हम बात कर रहे हैं, वैश्विक मांग में सुस्ती देखने को मिल रही है, ऐसे में उद्योग जगत इस बजट के जरिए किस तरह के प्रावधानों की उम्मीद कर रहा है? थैंक यू। इनफैक्ट जो बजट है हम डेफिनेटली ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक पॉपुलिज्म का बजट होगा। जो बजट होगा एक प्रायोरिटीज पे फोकस करेगा और एक सर्टेनिटी पे फोकस करेगा और कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज पे फोकस करेगा। आज अगर सबसे बड़ा हमारा फोकस रहेगा, डेफिनेटली सरकार ने जिस तरीके से एक फिस्कल डिसिप्लिन को, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, जो ग्रोथ जो है हमारे बजट का सेंट्रल पिलर होगा। अगर ग्रोथ में भी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की हमें संभावना और ये हमें जरूर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ होगा और उस पे कैसे सरकार जो है फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए सारे प्रायोरिटीज को अपने सेट करेगी। और तीन मुख्य बातों पे हमें उम्मीद है कि फोकस रहेगा, कैसे देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो और कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ पे डेफिनेटली फोकस रहने की उम्मीद है। क्योंकि जो ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट जहां तक जनरेट करने की बात है, तो एम्प्लॉयमेंट आप या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जनरेट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि एमएसएमई जो इस टाइम जो ग्लोबल ऑर्डर एक चल रहा है, जो टैरिफ वॉर्स पूरे विश्व में अभी इनफैक्ट अमेरिका का जो टैरिफ एक रहा है नीति, उसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शन आया है, सरकार ने प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए कि कैसे यूके के साथ, अभी ईयू के साथ इतना बड़ा एफटीए किया है और ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ ये जो एफटीए करे हैं, अब इसमें जो है हमारे एमएसएमईज को किस तरीके से हैंड होल्डिंग करके नए बाजारों में उनको शुरू में डेफिनेटली आप एक मार्केट में ऑलरेडी कई दशकों से हैं और उसके बाद वहां पे डिस्ट्रप्शन होकर आप नए मार्केट जब खोजते हैं, नए मार्केट में आप एंट्री करते हैं, तो डेफिनेटली आपको शुरू में मार्केट एस्टेब्लिश करने में, अपने क्लाइंट डेवलप करने में टाइम लगता है। तो उसमें जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड के थ्रू किस तरीके से एमएसएमईज को हैंड होल्डिंग मिले और किस तरीके से एमएसएमईज को जो इंटरनेशनल फेयर्स होते हैं और जो अपने मार्केट को उनको मार्केट एक्सेस दिलाने में जो एक सहायता है, यही हमें सरकार से उम्मीद है। एट द सेम टाइम जो ईयू के साथ हमारा एफटीए हुआ है, इसमें डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमारे देश में 70 मिलियन से ज्यादा एमएसएमईज हैं और ये बहुत छोटे व्यापारी हैं। जी हाँ। और जब हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं ईयू जैसे एडवांस इकोनॉमी में जाने पे, तो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। किस तरीके से उनको ग्रीन ट्रांजिशन में मदद मिले, किस तरीके से उनको ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में एक इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे कि उस ग्लोबल मार्केट में वो एंट्री कर सके। और मुख्य बात यह है कि एग्रीकल्चर जो है हमारे पूरे इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है और हमारी एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हम डाइवर्सिफाई करें एग्रीकल्चर में। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है और वहां पे भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं किसानों की, तो डेफिनेटली जमीन तो हमारी लिमिटेड है। हम किस तरीके से जो है उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम बढ़ा सकें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे डेफिनेटली इसमें ज्यादा और सरकार का इस पर लगातार जोर भी है। और हमने तस्वीरें दिखाई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं संसद भवन में और लगातार केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं।
जेपी नड्डा जी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी प्रवेश द्वार पर इस वक्त आप देख सकते हैं संसद भवन के, और वो अंदर जाते हुए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रक्षा मंत्री की बात निकली है, तो डिफेंस वो सेक्टर है जिसमें लगातार जो है विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत जो है मजबूती आई है, और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ये क्षेत्र खोल दिया गया है। और इससे पहले बस पृथ्वी में 2 मिनट, क्योंकि ये तस्वीरें हम बार बार क्यों दिखा रहे हैं, तस्वीरों को समझिए। 9वीं बार आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और ये साल दर साल की तस्वीरें देख रहे हो, ये ट्रांजिशन भी समझिए कि जब पेपर से होता हुआ 2021 में टेक्नोलॉजी बदली, पेपरलेस पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, 2021 वो साल रहा जब टैबलेट के जरिए बजट पेश करना शुरू हुआ। और ये जो आप समझ रहे हैं आंकड़े, 8 बार लगातार बजट पेश किया, अब 9वीं बार वो साल होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम जरूर है, लेकिन लगातार उन्होंने बजट पेश नहीं किए 10 बार, 6 बार उन्होंने लगातार बजट पेश किए। और पहली वित्त मंत्री, सिर्फ महिला नहीं, देश की पहली वित्त मंत्री बनेंगी निर्मला सीतारमण, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। मनमोहन सिंह ने 5 बार बजट पेश किया, और इसके अलावा जो अलग अलग वित्त मंत्री रहे हैं उनके नाम भी ये रिकॉर्ड 5 बार रहा, और 9वीं बार अब ये रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम। जी हाँ, और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, नारी शक्ति की परिचायक हैं ये तस्वीरें, और नारी शक्ति के रूप में प्रीति भी यहाँ पर विराजमान हैं स्टूडियो में, और बार बार इन तस्वीरों के बारे में जिक्र कर रही हैं। और मैं बात कर रहा था आपसे जनार्दन जी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जो है विचारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके मन में क्या आता है कि क्या कुछ होना चाहिए, पहले 3 बिंदु या 3 क्षेत्र जिन पर जोर होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस बजट में? सबसे पहली जो एक तो खेती का जो मामला है, और जिस तरह से कृषि का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, पशुधन के मामले में दूध के उत्पादन में हम सबसे आगे हो गए हैं, मछली उत्पादन हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में प्रधानमंत्री सड़क, ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, और ये ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए जिस तरह से एक नया, जी हाँ, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि घटनाक्रम बदल रहा है, प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं संसद भवन, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, और आपको बता दें एक औपचारिकता होती है जब प्रेसिडेंट को ये बजट की कॉपी सौंपी जाती है, उनकी मंजूरी के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलना बजट को ज़रूरी है। ये तमाम औपचारिकताएं हैं जो निभाई जाती हैं, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। और जैसा मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, नया इतिहास बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री जो लगातार 9वीं बार आज बजट पेश करेंगी। जी हाँ, और एक और इतिहास आज बन रहा है, पहली बार आम बजट देश का रविवार के दिन पेश किया जा रहा है। आप कुछ कह रहे थे जनार्दन जी? हाँ, तो वो दूसरा जो पानी का संकल्प है, आप गाँव में या कि जिस तरह का पीने का पानी का भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसके लिए पानी की आवश्यकता है, हर घर को शुद्ध जल मिले, उसके लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का काम चल रहा है, और लगभग 12 करोड़ परिवारों में ये पहुंच भी चुका है। पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में पानी पहुंचा है। तो मेरी प्राथमिकता, तो मैं जिस इलाके से आता हूं और देश के लिए भी वो आवश्यक है, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि और उसकी गुणवत्ता, पौष्टिकता, उसके साथ ही साथ दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, और शुद्ध जल और मकान लोगों को रहने के लिए, जिस तरह से 4 करोड़ मकान दिए गए हैं, बनाए गए, पिछले वर्ष ही 32 लाख मकानों का निर्माण हुआ है। तो अगर हमने खेती बढ़ा दी, दूध बढ़ा दिया, पानी दे दिया लोगों को, शुद्ध पानी और मकान मिल जाए, तो इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का भी तेज़ी से विस्तार हुआ है। जिस तरह से हर ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज देने का अभियान चल रहा है, उससे स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत भारी वृद्धि होने की संभावना है। और इसके साथ ही जिस तरह से आयुष्मान भारत के तहत लगभग 11 करोड़ लोगों को राहत मिली है, पिछले साल ही लगभग
1.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरह से नए नए द्वार खुल रहे हैं और विदेशों से जो हमारा टाई अप चल रहा है, ये जो स्वतंत्र एग्रीमेंट हो रहे हैं और अभी EU के साथ जिस तरह के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए को प्राथमिकता दी गई है, इससे मैं समझता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, पानी, आवास, इन सारे चीज़ों की आवश्यकताएं हैं और देश का नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो मैं समझता हूँ कि देश की आकांक्षाओं के अनुरूप, गरीबों की आकांक्षाओं के अनुरूप, ग्रामीणों की अपेक्षाओं के अनुरूप और जो स्लम्स एरिया है उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ये देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। नरेश जी, इसके अलावा हमने देखा जब किसानों की बात हुई, महिला, युवा और खासकर स्किल डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि तेजी से अब डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम हो रहे हैं, AI अब बहुत तेजी से मैं कहूँ एक अपॉर्चुनिटी बनकर आ रहा है जिसे कई लोग एक चैलेंज के रूप में भी देख रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पर और खासकर युवाओं की ट्रेनिंग पर फोकस ये कितना अहम रहने वाला है? निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट पर पिछले बार के बजट में भी बड़ा फोकस था। 1000 ITI को अपग्रेड करने का काम और युवा कौशल में, कौशल विकास में इंडस्ट्री के अंदर उनको ट्रेनिंग हो, इसके लिए ट्रेनिंग सपोर्टेड स्कीम लाई गई युवा कौशल में और अनेक हजारों युवकों को उसका लाभ मिला है। परसों ही श्रम मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बताया कि पिछले वर्ष 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो इसलिए आवश्यकता स्किल लेबर की, स्किल एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा है, क्योंकि विश्व के साथ compete करना है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री के अनुरूप टैलेंट मिले, इसके लिए बहुत फोकस पिछले बजट में भी था और इस बजट में भी होगा। स्किल के साथ साथ शिक्षा भी वो क्षेत्र है जिस पर जोर है सरकार का और उसको लेकर भी बड़ा रिफॉर्म जो है NEP के माध्यम से किया गया है। लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा क्षेत्र के, जनार्दन जी, उनका मानना है कि GDP का तकरीबन 6% तक इस पर खर्च होना चाहिए, उससे थोड़ा सा दूर हैं। 6% तो नहीं, लेकिन कुछ बढ़ने की संभावना? निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा का और ज्ञान के नए क्षेत्र विकसित बढ़ रहे हैं और केवल अब शिक्षा कुछ सीमित पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रह गई है, अब तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से विषयों का अध्ययन सरल हुआ है। तो इस तरह और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी आई है, विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, महाविद्यालयों की संख्या दुगनी से ज़्यादा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो शिक्षा पर भी खास फोकस रह सकता है। और जनार्दन जी और नरेश जी, फिलहाल हम आप दोनों को शुक्रिया कहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, आप कार्रवाई में हिस्सा लेना है, इसलिए आप लोग को इजाज़त देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। शुक्रिया के साथ साथ शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए और जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि केवल देशवासियों का नहीं, पूरे विश्व का ध्यान हमारे आम बजट पर है। कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार लगातार आम बजट पेश करेंगी देश का और इस समय कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के पश्चात संसद भवन के अंदर लोकसभा के भीतर पहुंचेंगे और लोकसभा में पेश किया जाएगा आम बजट 2026-27। बिल्कुल, तो हर वर्ग अपने अपने लिए उम्मीदें लगाकर बैठा है। प्रियदर्शी, अगर हम देखें तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, पूंजीगत व्यय के जरिए निजी निवेश को लगातार गति मिल रही है अब देश के अंदर और यही कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे को संतुलित करने के लिए, डेट को कम से कम करने के लिए निजी निवेश को बढ़ाना जरूरी होगा। NHAI को लेकर अगर हम देखें तो उसने डेट को अपना आधे से भी कम पर लेकर चले आए हैं। बहुत सारे अच्छे संकेत इसके हमें दिखे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि बजट के जरिए निजी क्षेत्र और ज्यादा क्या मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि अभी वो उतना आक्रामक नहीं है जितना जिसकी उम्मीद की जा रही है? तो
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का जब बोल रहे हैं कि कोई भी देश चाहेगा कि उसका डेट लेवल इतना बढ़ ना जाए कि वो मैनेज नहीं कर पाए। अभी जो इंडिकेशन इकोनॉमिक सर्वे से मिला है कि डेट काफ़ी हद तक वेल मैनेज्ड है इंडिया में, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का जो अलग अलग मैकेनिज्म है, जैसे डेट मार्केट के ऊपर थ्रू बॉन्ड इशुएंस होता है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम पूरी तरह से अलग नज़र से देखें कि वो हमारे एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। देखना है कि कितने हम उसके लिए तैयार है। अगर आप देखेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टॉक है अभी 94% ऑफ दैट एक्सटर्नल डेट को कवर करता है। 11 मंथ्स ऑफ हमारा इंपोर्ट कवर हो जाता है। तो डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट जो है कैपिटल मार्केट, उसमें कई सारे ऐसे इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट टाइम टू टाइम सोचा जा रहा है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए और जो लोकल करेंसी डेट के जरिए वो जो कैपिटल फंडिंग का जो जरूरत है उसको मीट कर पाए। जी, और सबसे तो बड़ी बात, जी बोलिए। तो ये भी आंकड़ा मिला है कि जो इस बार जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुआ है, बोथ इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, और जो आईपीओ, न्यू आईपीओ जो इशू हुआ है, सारे आंकड़े जो है कंट्री के फेवर में है। तो पूरी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे जो हमारा फिस्कल मैनेजमेंट है, जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू कैपिटल मार्केट, डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, ये एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जो हम हर साल बात करते हैं कि फिस्कल स्पेस है कि नहीं है, क्या हम और कुछ ऐसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस तरह का कोई ऐसे खास डिफिकल्टी फिस्कल मैनेजमेंट साइड से नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट दोनों को कैसे ऐसा ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हो, या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे हम एसीजेड का बात करें और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होता है, वो सारे में ये सब होगा। और यही उम्मीद है इस बजट में भी कि वो कैपेक्स का जो मोमेंटम को वो स्पॉइल करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमको बचा के रखा है वो है डोमेस्टिक डिमांड। अब डोमेस्टिक डिमांड सही तरीके से कंट्री का इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया है डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ टर्बुलेंस इन एक्सटर्नल मार्केट। तो एक कैपेक्स को मोमेंटम को खराब करना नहीं चाहेंगे, बट साथ ही साथ वो देखेंगे कि डोमेस्टिक सोर्सेज से जैसे ज़्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज हो पाए। अगर आप और एक आंकड़ा बता के मैं अपना इंटरवेंशन ख़त्म करूँगा कि 1000 के आसपास कुछ एक रूल्स रेगुलेशन है जिसको सेबी ने कंसोलिडेट किया है। जो मैं पहले बता रहा था कि जो सिंप्लीफिकेशन का जो दौर चल रहा है उसको कंसोलिडेट करके वो और ज़्यादा प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़े और रिटेल इन्वेस्टर को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और दूसरे टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें उनका ध्यान अट्रैक्ट करे। तो ये सारा जो एफर्ट है वो ऑनगोइंग है। सिद्धार्थ, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जब यहाँ पर फंडिंग की बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, फंडिंग की कमी को दूर करने के लिए या पूरा करने के लिए सरकार का पीपीपी मॉडल पर भी खासा जोर रहा है। क्या वो वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है या उसकी कुछ चुनौतियाँ हैं? उन चुनौतियों को जो है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कुछ इस बार बजट में कुछ विशेष या नए प्रावधान हो सकते हैं? यदि आप देखें तो रोड सेक्टर हो या कुछ अन्य क्षेत्र हों, वहाँ पर पीपीपी मॉडल बहुत ही सार्थक रहा है। और ये रेलवे में उतना इसमें पीपीपी पे काम उस गति पे नहीं हो पाई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, चाहे वो रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट हो या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हों। तो उम्मीद है कि रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी इसमें काम बढ़ेगा। डिफेंस के क्षेत्र में आपने देखा कि निजी क्षेत्र के साथ सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और नई कंपनियां आई हैं जो कि ड्रोन और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं। और इस बार भी पीपीपी पे जोर रहेगा ताकि सर्विस डिलीवरी या में इम्प्रूवमेंट आए और सबको इसका फायदा मिले।
और ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का गोल सेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर रंजीत, आत्मनिर्भरता उसके लिए बेहद आवश्यक है। और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से देखें तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी दूसरा एक सेक्टर है जिस पर लगातार जो है काम हो रहा है। और तीसरा सेक्टर है रेलवे में जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन एक के बाद एक इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से नए स्टेशन जो हैं अमृत भारत स्टेशंस के नाम पर वो तैयार किए जा रहे हैं, तो इन क्षेत्रों पर लगातार जोर है। और आत्मनिर्भर भारत बनाकर किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र एक रिकॉर्ड समय में बनाया जाए, उस पर खासा जोर है, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा इस बजट में। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जैसे कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो होने का मिशन लिया है, तो उसमें हमें 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमें देश में एम्प्लॉय करनी है, जिसके लिए कि हमने पहले अगर आप देखें तो भारत सस्टेनेबिलिटी के जो एक आवश्यकता है उस पर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। हम लोग बहुत कमिटेड हैं। हमारा जो पहले टारगेट था कि बाय 2030 हम लोग करीब 30% जो है कार्बन रिड्यूस करेंगे, लेकिन फिर से उसको बढ़ाया गया कि 45% कार्बन रिडक्शन इन द इकोनॉमी जो रहेगा बाय 2030। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और जो हमारे नए FTAs हो रहे हैं, खास तौर पे जो हमने EU के साथ FTA किया है, इसमें सस्टेनेबिलिटी का, ग्रीन ट्रांजिशन का बहुत बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि हमें अपने ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अपने प्रोडक्शन में, अपने फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में उसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में करीब 70 मिलियन से ज़्यादा MSMEs हैं, तो कैसे उनको हैंड होल्ड किया जाए, क्योंकि जब आप ग्रीन ट्रांजिशन करेंगे तो आपको और अधिक फाइनेंस की ज़रूरत है, कैसे ग्रीन फाइनेंसिंग हो। और जो फाइनेंसिंग का मुद्दा रहा है MSMEs के लिए, बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा रहा है, और उसके लिए कई सारे कदम सरकार ने उठाए हैं। बट और इस दिशा में कैसे हम MSMEs को हैंड होल्ड करें, और जिससे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस उनके पास आए, और उस कॉम्पिटिटिवनेस के लिए हमें दो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक सस्टेनेबिलिटी जैसे आपने कहा, और दूसरा रहेगा हमारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। कैसे, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आप दुनिया में कोई भी ग्रोथ देख लें, बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी ग्रोथ संभव नहीं है। आप अपने सिस्टम में एफिशिएंसी लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी का वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो मुख्य जो समस्याएं MSMEs की रही हैं हमेशा, तो डेफिनेटली फाइनेंस, एक्सेस टू इजी एंड चीपर फाइनेंस, अफोर्डेबल फाइनेंस। सेकंड रही है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड रही है एक्सेस टू मार्केट। और जहां तक एक्सेस टू मार्केट में बहुत हद तक आप देखें तो जेम पोर्टल है, ONDC है, अभी नए FTAs जो सरकार ने किए हैं, हमें इस FTAs के थ्रू करीब 30% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा बिल्कुल इजी एक्सेस होगा, स्पेशली EU के FTA होने के बाद। और जो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, इसमें डेफिनेटली काफ़ी फाइनेंस की ज़रूरत है, तो उस पे हमें एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। और हमने देखा है कि सरकार का जो बजट जितने भी अभी तक आए हैं, कभी हमने ये नहीं देखा कि ये जो बजट हैं पॉपुलिज्म पे बेस्ड हैं। हमेशा जो सरकार के बजट रहे हैं वो सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड रहे हैं। स्पेशली जो इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छे बजट की ज़रूरत है, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की देश में ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 65% युवा इस देश में हैं जो कि यंग हैं, और वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो टैलेंट है उसको कैसे, अभी स्किल की बात चल रही थी, तो कैसे भारत सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए कैसे एक टैलेंट पूल यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो इन सब पे जो लॉन्ग टर्म, आई थिंक इस चीज को कैसे हम विकसित भारत के थ्रू अलाइन करके, और इस पूरे जो एक सिस्टमेटिक चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होंगे, तो ये बजट जो है इन सब प्रोसेसेस पे डेफिनेटली फोकस करेगा। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेफिनेटली उस पे भी आज अगर देखें तो कैसे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को उसमें अपनाएं किसानों को, और कैसे उनको टेक्नोलॉजी दें जिससे कि
हमारी जमीन या जो उनके पास खेती करने की जमीन है उसको बढ़ा नहीं सकते, बट हमें प्रोडक्शन हमें ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल मैं समझता हूं ये जो तीन चार चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमएसएमईज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करने की जरूरत है। इंडिया के पास डेफिनेटली इतने सारे चैलेंजेस हैं, बट हमें कैसे उन चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट करके फिस्कल प्रूडेंस बना के रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के पास है, और जो मैं समझता हूँ इतने सालों तक सरकार ने इसको बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है। बिल्कुल। और इसी को अगर हम समझे प्रियदर्शी, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों कह रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो तो स्लो हो रही है, लेकिन इंडिया, भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। जब हम बाकी देशों से तुलना करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को देखते समझते हैं, तो ऐसी क्या बड़ी बातें हैं जो भारत को अभी भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए हुए हैं, और बजट में कैसे इसकी झलक देखने को मिलती है कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिनका परिलक्षित होना इंडिया क्या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी? कि मैं थोड़ा सा उसका जो जिक्र कर रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड करता हूं कि इंडिया जब शुरू में हम ग्लोबलाइजेशन का दौर था लेट 80s में और अर्ली 90s में, बहुत सारा स्पेकुलेशन था कि हम कैसे ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस करें। हमारा इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, तो धीरे धीरे कॉशियस ग्लोबलाइजेशन पाथ में हम लोग चल पड़े। और जब हम उसमें जो 2003 से 2007 ऑनवर्ड्स जो पूरी विश्व में जब हाई ग्रोथ फेज था, उसमें इंडिया ने अपना पोजीशन को कंसोलिडेट किया। और इंडिया का जो स्ट्रेंथ रहा है कि जो बुनियादी ढांचे के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, एनेबलिंग कंडीशन को क्रिएट करना, और सबसे बड़ा जरूरी है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा है पिछले 2014 ऑनवर्ड्स, तो उसने पॉलिसी को प्रेडिक्टेबल बना के रखा हुआ है। तो इंडिया का आप इकोनॉमी का जो अप्रोच देखेंगे, हम कंजर्वेटिव नहीं है, बट वी हैव बीन कॉन्शियसली मैनेजिंग आवर इकोनॉमी, चाहे वो FDI फ्रंट में हो, कैपिटल अकाउंट ओपनिंग हो, तो ये सब जो है वो एक बढ़िया सा फाउंडेशन प्रोवाइड किया था। हम जब पूरी इमर्जिंग मार्केट स्पेस में जब दूसरे इकोनॉमीज में या तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, चाहे चाइना देख लीजिए 100% कैपिटल यूटिलाइजेशन हुआ है वहाँ पे, स्टील सेक्टर हो, जो भी हो, तो वहाँ से थोड़ा रीलोकेशन का एक ट्रेंड शुरू हुआ था MNC का। तब इंडिया ने होमवर्क कर रहे थे ये कि हम रेगुलेटरी रिफॉर्म करें, टैक्स में रिफॉर्म करें, तो वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में जो प्रोसेस चल रहा था, तो उसका रिजल्ट हमको देखने मिला। और जो सेकेंड एस्पेक्ट्स ऑफ आपका जो दो क्वेश्चन था कि हम क्या कर रहे हैं, पिछले बजट अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक सेक्टर में, चाहे वो कॉटन हो, जो भी हो, कई सारे कमोडिटीज का, तो एक फोकस्ड सेक्टर अप्रोच एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रहा है। बट खाली एक्सपोर्ट बढ़ाने से भी नहीं होगा, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी क्वालिटी रॉ मटेरियल का जरूरत है, क्वालिटी इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स का भी जरूरत है। तो कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो सारे जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स है, जो कैपिटल गुड्स है, तो सारे जो FTA हो रहा है, इंडिया UAE FTA को अगर आप EU FTA को अगर आप देखेंगे, उसमें इंपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है, जो टैरिफ कंसेशन। तो जो ट्रेड सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर में ये फोकस नहीं रहा है कि हम तो डोमेस्टिक डिमांड इकोनॉमी हमारा बहुत बड़ा है और उससे हम हाई ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा नहीं रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर में हमेशा ये फोकस रहा है कि हम ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, बोथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सोर्सिंग है वो कई सारे कंट्री में फोकस नहीं करके उसको डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी चाइना का साथ बढ़ रहा है, तो वो एक कंसर्न है। तो वही सारा जो डायरेक्शन है आप इस बजट में भी देखेंगे जी। और सबसे बड़ी बात ये है सिद्धार्थ, जो यहाँ पर प्रियदर्शी कह रहे हैं,
पिछले आम बजट और इस आम बजट के बीच अगर एक बहुत बड़ा बदलाव है वो है यूरोपीय संघ के साथ एफटीए होना, ब्रिटेन के साथ एफटीए होना, यूएई के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण करार होना, और एक बड़ा बाजार भारत के लिए खुल गया है। इसलिए निर्माण और निर्यात पर जोर रहेगा इस बार के बजट में। क्या कुछ नए प्रावधान? जी बिल्कुल, ये जो है एक अहम फोकस का क्षेत्र रहेगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट से पहले भी इंडिकेशन दिया है, कस्टम्स रिफॉर्म्स एक बड़ा क्षेत्र रहेगा जिसमें कि सरलीकरण की जाएगी, स्लैब्स कम किए जाएंगे। उन्होंने पिछले साल भी कुछ स्लैब्स कम किए थे, इस वर्ष वह और स्लैब्स कम किए जाएंगे, साथ ही प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। और जैसा इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया है कि जो क्षेत्र हैं जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कुछ टेक्सटाइल्स में यूज होने वाले फाइबर्स हो गए, इनमें दरों को ऐसा रखा जाए ताकि वह डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को उसका फायदा हो और ग्लोबल वैल्यू चेन में भारतीय कंपनियां जुड़ सकें। इसके तरफ भी जो है उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री का ध्यान रहेगा अपने बजट में। और यह सब जो है एक जो एफटीएज हैं उसमें ये सारा फीड इन करेगा और भारत को एक हब बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग हब, सर्विसेज हब बनाने के तरफ जो दिशा दी जा रही है उस पे और जोर दिया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर मेहता, जो बात अभी कह रहे हैं सिद्धार्थ की ग्लोबल वैल्यू चेन को ऊपर ले जाना, ये अभी भी थोड़ा चैलेंज है या कहें इस पर अभी हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पीएलआई और आत्मनिर्भर भारत से मैन्युफैक्चरिंग बेस तो भारत में बना है, लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज स्केल और एक्सपोर्ट का है। तो क्या बजट में हो सकता है कि इस पर थोड़ा सा फोकस हो? लगता है डॉक्टर मेहता नहीं है इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। तो प्रियदर्शी, थोड़ा सा आप जो कंपैरिजन को लेकर समझा रहे थे, अभी अगर हम थोड़ा सा चैलेंजेस पर देखें या हम ये कहें, क्योंकि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं या जब हम बड़े कदमों की बात करते हैं तो ये एक बार या दो बार में होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, साल दर साल होना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको अभी कौन सी ऐसी चुनौतियां, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर हम दुनिया के मुकाबले कंपेयर कर रहे हैं तो तमाम चुनौतियां वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं जिन पर तुरंत फोकस इस बार के बजट में हो सकता है? क्योंकि विजन कहीं ना कहीं 2047 का है, लेकिन साल दर साल उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाने हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अभी सामने है कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो बहुत फास्ट मूविंग है, उसका रियल टाइम बेसिस में चेंज होता रहता है। तो कहीं फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, वो इंडियन मार्केट को रिस्की ना समझे। तो वो सबसे बड़ा जरूरी डिसिप्लिन मेजर रहेगा बजट में। थोड़ा बहुत हिंट करेंगे क्योंकि बजट पूरी तरह से इस एस्पेक्ट्स को अपना इतना स्पेस नहीं देंगे इसमें, लेकिन ये जरूर वो देखेंगे कि जो हमारा अचीवमेंट रहा है फिस्कल मैनेजमेंट फ्रंट में वो फर्दर डेटोरिएट ना हो जाए, क्योंकि अभी जिस तरह का जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें कुछ बोल नहीं सकते। एक बार पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मैग्नीट्यूड जो आउटफ्लो बढ़ जाएगा और गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस का आप तो सुने होंगे अभी जो चल रहा है, जो रैपिडली इवॉल्विंग प्राइसेस, तो ये क्या होगा, सडनली चेंज कर देगा जो इंडिया का जो परसेप्शन है इन द ग्लोबल मार्केट। तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट को कैसे बरकरार रखे वो एक रिस्क फैक्टर है। सेकंड है कि जो एक्सपोर्ट फ्रंट में थोड़ा बहुत इस साल हमारा उपलब्धियां रहा है, अच्छा रहा है एक्सपोर्ट ग्रोथ, वो इसीलिए नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी वाज मच बेटर देन एनी अदर इकोनॉमी। इसका ये रहा है कि काफी सारा फ्रंट लोडिंग भी हुआ है कि यूएस ने टैरिफ अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन वो अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट करने में जो टाइम लैग था उसमें सप्लायर्स उसको सप्लाई को फ्रंट लोड कर दिए हैं और प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ा नहीं है। तो वो भी एक फैक्टर है साथ साथ। तो उसको कैसे हम एक्सपोर्ट को इतना कंप्लेसेंट नहीं होके एक ऑर्गेनिक वे में एक्सपोर्ट ग्रोथ को मेंटेन रखे, इसके लिए कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ध्यान देना है, एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर रहा है एक्सपोर्ट में, जेम्स ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल है,
अब नया नया सेक्टर हमारा एक्सपोर्ट में आ रहा है, डिफेंस है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बहुत जल्दी हम सेमीकंडक्टर फ्रंट में भी ये करेंगे। तो ये सारे सेक्टर पे फोकस रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस फ्रंट में जो एक्सटर्नल सेक्टर का टर्बुलेंस उसको मैनेज करना सबसे बड़ी चैलेंज रहेगा। सेकंड है कि जो मोमेंटम इन एक्सपोर्ट फ्रंट में है और जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट है, जो ग्लोबल लेवल में कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टर्बुलेंस, उसको कैसे हम प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। बाकी फोकस रिफॉर्म एजेंडा में कलीग सारे बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फोकस रहेगा। तो डोमेस्टिक सेक्टर का स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेंगे, पर जो बाहर एक्सटर्नल सेक्टर का चैलेंज है वो मेनली जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करें, वो सबसे बड़ा जरूरी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि हमने निर्माण और निर्यात को लेकर काफ़ी चर्चा कर ली है इस सेशन में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है भारत का पर्यटन क्षेत्र। नए नए डेस्टिनेशन जो हैं उनकी मांग बढ़ रही है, भीड़ जा रही है, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक जानकारी है आप लोगों के लिए, आप संसद टीवी पर तो लगातार जो है बजट से जुड़ी हुई हर एक घटना और ख़बर देखेंगे, और जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री 9वीं बार, रिकॉर्ड 9वीं बार जो है आम बजट पेश करेंगी कुछ ही देर पश्चात, वो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे, और न केवल हिंदी में बल्कि भारत की अलग अलग भाषाओं में। बिल्कुल, हिंदी और अंग्रेजी पर तो आप देख ही पाएंगे इसे, लेकिन अलग अलग भाषा में जो अनुवाद है वो लगातार साथ साथ होगा। तो अलग अलग भारतीय भाषाएं हैं जिनमें आप देख सकते हैं। YouTube पर लाइव हमारे साथ बने रहिए। महज 4 मिनट का वक्त और है जब सीधी कार्यवाही, सीधे प्रसारण के लिए हम आपको लेकर चलेंगे। इससे पहले अगर थोड़ा सा सिद्धार्थ समझें, जिस तरह से पर्यटन की बात अभी जिसका जिक्र किया प्रतिबिंब ने, उसी के जरिए हम अलग अलग राज्यों के रोल को समझें, क्योंकि पर्यटन कि जब हम बात कर रहे हैं तो भारत का हर राज्य इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सम्मिलित होता है। और जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं या फिर हम सहकारी संघवाद की बात करें, तो असली परीक्षा संसाधनों के वितरण में होती है, और साथ ही उसका उपयोग कैसे हो रहा है, उसका एक तरह से मैं कहूं कि उस पर नजर कैसे रखी जा रही है, उसे मजबूत कैसे किया जा रहा है, इस पर भी नजर होती है। तो आपको लग रहा है कि केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है वो पहले से ज्यादा परिपक्व हुए हैं? जी, जो एक उसका जीता जागता उदाहरण जीएसटी काउंसिल है, जिसमें कि केंद्र और राज्य के मंत्री मिलकर अपने जो पावर्स थे उनको जोड़कर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को बहुत फायदा मिला है और मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिला है, क्योंकि जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस था वो कम हुआ है। इस बार के बजट के साथ जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वह भी पेश होगी, जो 16वां वित्तीय आयोग है, और उसमें किस तरीके से अगले 5 वर्षों में राज्य को डेवोल्यूशन दिया जाएगा, केंद्र करों में कितना उनका शेयर रहेगा वो भी बताया जाएगा, और राज्यों के हिसाब से उनको कितना शेयर मिलेगा वो भी बताया जाएगा। उस पे भी लगातार नजर बनी रहेगी, और जो एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा एक कोऑर्डिनेशन रहा है राज्यों में भी और केंद्र में भी, चाहे वह सैस्की जैसे स्कीम हो जिसमें कि केंद्र से 50 वर्षों तक के लिए ऋण दिया जा रहा है इंटरेस्ट फ्री, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में राज्य इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्य स्कीमों के द्वारा भी केंद्र का लगातार समर्थन बना रहा है स्टेट्स को। तो ये सारी स्कीम्स जो है एक फिस्कल फेडरलिज्म की तरफ पॉइंट कर रही हैं। बिल्कुल, तो अब बहुत ही कम समय है, अब हमें रुक करना पड़ेगा। संसद की कार्यवाही बस कुछ ही पलों में शुरू हो रही है। आप संसद टीवी पर बने रहिए, सीधा प्रसारण होगा जिसमें रिकॉर्ड भी बन रहा है, तो इसके गवाह बनिए और संसद टीवी पर लगातार लाइव अपडेट आप देखते रहिए।